बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक टाइप को जिसका नाम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, इससे अगली जो हम पढ़ेंगे वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। तो दोनों की वर्किंग के लिहाज से नाम दिया गया। ट्रांसमिशन में क्या होता है, पहले ट्रांसमिशन को ट्रांसमिशन क्यों कहा जाता है कि जो स्पेसिमेन होता है तो उस स्पेसिमेन से लाइट गुजरती, इलेक्ट्रॉन की बीम गुजरती है, तो इस वजह से नाम रखा गया ट्रांसमिशन। और जो अगली पढ़ेंगे स्कैनिंग में, उसमें क्या होता है कि जो स्पेसिमेन होता है उसकी सरफेस से टकरा के जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस जाती है उसको हम डिटेक्ट करते हैं, तो वो सरफेस को डिटेक्ट कर रहा होता है। तो सबसे पहले ये जो नाम दिया गया है कि हम किस मकसद के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली चीज़, अगर हम किसी भी चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोई सेल है, कोई और चीज़ है, उसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होगी। इसका प्रिंसिपल यही है ना कि जो भी हमने स्पेसिमेन रखा है, जब इलेक्ट्रॉन की बीम इसके ऊपर गिरेगी तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी और ट्रांसमिशन के बाद ये एक इमेज क्रिएट करेगी। ठीक है, वो इमेज हमारा उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा हो। अच्छा, आगे इसकी मैग्निफिकेशन क्या है, तकरीबन 2,50,000 तक गुना तक ये चीज़ को मैग्नीफाई, यानी उस स्पेसिमेन के कोई भी चीज़ को बड़ा करके दिखाती है। 2,50,000 गुना, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर है। अच्छा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्किंग कैसे करती है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली ही डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी बुक में ये आर्टिकल इतनी डिटेल के साथ नहीं है। सबसे पहले, चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो हमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है, यानी वो सोर्स जो हमें इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गन। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से है? हमारे पास इसमें दो मेथड होते हैं कि बाज़ दफ़ा हम एक फिलामेंट होता है, जैसे काफ़ी दफ़ा टंगस्टन फिलामेंट इस्तेमाल होता है, तो उसको हम हीट करते हैं, हीट करने से उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे हैं, किसी भी सैंपल से बाय हीटिंग, या बाज़ दफ़ा हम हाई वोल्टेज का करंट देते हैं, वो करंट क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को निकालता है, एमिट करते हैं। तो बहरहाल यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो सैंपल मौजूद है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन की बीम, तो जिस तरह ही इलेक्ट्रॉन की बीम बाहर निकलती है तो ये स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड का मतलब क्या है कि ये किसी भी साइड पे जा सकते हैं। फिर आगे लगा होता है कंडेंसर लेंस, और ये लेंस आम ग्लास लेंस की तरह काम करता है। लेंस क्या होता है कि किसी भी बीम को के पाथ को डाइवर्ट करने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि हमारे पास ये लेंस होते हैं कि जब इससे बीम आके टकराती है तो ये डाइवर्ट कर रहा होता है, कभी इधर डाइवर्ट कर रहा होता है, कभी इधर डाइवर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो हम कह सकते हैं कि किसी भी बीम के रास्ते को मोड़ना, ये लेंस का मेन काम है। आमतौर पे जो हम लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं उसमें तो जो लेंस है वो शीशे का बना होता है, लेकिन ये जो लेंस है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है। कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक वायर्स को लपेटा जाता है इस लेंस के अंदर, उस वायर से जब करंट गुजरता है तो यहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन के रास्तों को मोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी जिस तरह लाइट माइक्रोस्कोप में एक लेंस काम करता है, तो बिल्कुल यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके रास्ते को मोड़ने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है वो लेंस का, इस वजह से इसको भी हमने लेंस का ही नाम दिया। अच्छा, कंडेंसर का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बीम फैलने लगी थी उसको हमने कंडेंस करना है, फोकस करना है। अच्छा, जिस वक्त कंडेंसर लेंस से गुजरती हैं तो ये दो कंडेंसर लेंस लगे होते हैं। पहला कंडेंसर लेंस उसको फोकस करता है, फिर दूसरा उसको मजीद फोकस करता है। फिर यहाँ एक इस्तेमाल होता है कंडेंसर अपर्चर, कि ये एक मेटल की दीवार है, उसके अंदर एक होल मौजूद है, अपर्चर कहते हैं सुराख को। अच्छा, यह कंडेंसर लेंस का पहले फंक्शन कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं नैरोइंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, नैरोइंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको फोकस करने, नैरो करने के लिए, तंग करने के लिए, जो वो फैल रही है उसको तंग करने के लिए इस्तेमाल। अच्छा, ये ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार है उसको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की रफ्तार डायरेक्टली उसका ताल्लुक ब्राइटनेस के साथ भी है।
तो बहरहाल इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कंडेंसर अपर्चर, अपर्चर इसको कहते हैं सुराख को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ये नैरो होते होते इस सुराख से गुजरेगी। इस सुराख का फायदा क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो साइडों पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनको वो ज़ाया कर देती है, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की उतनी बीम जो सीधा जाके सैंपल पर आके टकराएगी वो हम हासिल करते हैं इस अपर्चर के जरिए। यानी आपने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन की बीम निकली, उसको हमने कंडेंस किया, मजीद कंडेंस किया, और इसके बावजूद अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई तो जब हमने इसको होल से गुजारा तो जो साइडों पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो आगे नहीं गुजरेंगे और सीधी एक बीम जाके सैंपल से आके टकराएगी। तो इसका काम क्या, अ मेटल प्लेट, ये एक मेटल प्लेट होती है विद स्मॉल होल, और उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, और इसका काम क्या होता है, यूज टू फिल्टर द इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होती है, फार फ्रॉम एक्सिस, जो हमारे मेन बीम से दूर जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम सैंपल पे आके टकराती है, सैंपल जो हम तैयार करते हैं इसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसकी वजह है इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं या वो कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये है कि इट शुड बी अल्ट्रा थिन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की बीम ने गुजरना है इससे। अगर सैंपल जितना ज़्यादा थिक होगा इलेक्ट्रॉन की बीम के लिए गुजरना उतना मुश्किल होगा, जब गुजरेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इमेज ही क्रिएट नहीं होगा। तो ये अल्ट्रा थिन, बहुत ही ज़्यादा जो बारीक है उसको होना चाहिए। दूसरा, अच्छा एक बात ध्यान में रखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का समझ लें कि ये पाइप है जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, इसमें हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, यानी जो इसमें हवा वगैरह होती है, मॉइस्चर वगैरह होती है, उसको निकाल लेते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि वैक्यूम का क्रिएट करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि जो गैस वगैरह होती है ना या मॉइस्चर वगैरह होता है, वो इलेक्ट्रॉन जब उस गैस के मालिक्यूल से टकराएंगे तो इनका जो रूट है वो चेंज हो जाएगा। इस वजह से इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम का क्रिएट होना ज़रूरी है, लेकिन वैक्यूम पर बहुत सारी चीज़ें अनस्टेबल होती हैं, तो इस वजह से ऐसा सैंपल इसको तैयार किया जाएगा कि वो वैक्यूम के अंदर भी स्टेबल हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं कि सैंपल के ऊपर कुछ रेजन्स की लेयर्स हम चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह फिक्स हो जाता है। जेली लाइक मटेरियल की एक हल्की सी लेयर बाद हम चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो फिक्स हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सैंपल है, जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास सैंपल है, इसके ऊपर हम हल्की सी कोटिंग करते हैं किसी भी कंडक्टिव मटेरियल की, वो भी बहुत ज़्यादा बारीक होती है, क्योंकि जो भी चीज़ मोटी होगी ना वो इलेक्ट्रॉन के रास्ते को रोकने की सलाहियत रखती होगी। ये कोटिंग कंडक्टिव होनी चाहिए, कंडक्टिव कोई भी मेटल हो सकती है, उसकी बहुत ही बारीक हम कोटिंग करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि अगर हम ये कोटिंग ना करें तो क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जाहिर बात है सारे इलेक्ट्रॉन तो आगे नहीं गुजरेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है ये जो करंट होता है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम कहते हैं ना हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम एक जगह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को जमा कर रहे होते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन जब दूसरी साइड जो जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं फ्लो करते हैं, तो हम वो करंट की शक्ल में फ्लो करते हैं। तो इस सैंपल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जमा होना क्या शो करते हैं, ये सैंपल चार्ज हो रहा है और यहाँ करंट जनरेट हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ करंट जनरेट होगा, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो सारे डाइवर्ट होते रहेंगे, वो अपने सही टारगेट पे जाके नहीं लगेगी। तो इस वजह से इस चार्जिंग से बचाना है। अब कोटिंग क्या करती है, कोटिंग अटैक जो होती है इसको हम ग्राउंड करते हैं। ग्राउंड का मतलब ये है कि बाद हम करंट ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं है, वहाँ जाके बस इलेक्ट्रॉन डंप हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, ये समझ लें। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा भी हो रहे हैं तो वो इस कोटिंग, चूँकि कंडक्टिव कोटिंग है, इस कोटिंग के ज़रिए से वो ग्राउंड हो रहे होंगे और फिर यहाँ वो चार्जिंग वाला सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि अब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा नहीं होते, कुछ होते हैं, उन्हीं को हमने निकालना है। तो ये जो कंडक्टिव कोटिंग है उसका मकसद ही ये होता है कि उन इलेक्ट्रॉन को सैंपल से निकाल के किसी ऐसी जगह भेज देना ताकि ये इलेक्ट्रॉन मज़ीद गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के रास्ते को ख़राब ना करें। अच्छा, उसके बाद सैंपल को डिहाइड्रेट किया जाता है। डिहाइड्रेट का मतलब क्या है कि इससे पानी उड़ाया जाता है। उसकी वजह ये है, जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो इस ट्यूब के अंदर प्रेशर ऑलमोस्ट लो हो जाता है और लो प्रेशर पर पानी उबलना शुरू कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर
उसके इंटरनल प्रेशर से मिलता है तो वो चीज़ बॉयल करना शुरू हो जाती है। जब लो प्रेशर होगा तो ऑटोमेटिकली वो पानी के उबलने के चांस, अच्छा अगर पानी बॉयल करना शुरू हो जाए तो इसका नुकसान क्या होगा कि यहाँ दोबारा वो मॉइस्चर जमा हो जाएगी, तो मॉइस्चर जमा होगी, मजीद आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या, इस वजह से उसको डिहाइड्रेट भी करते हैं। अब इन सारी प्रॉपर्टी को जनरेट करने के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो सैंपल है वो कभी भी जिंदा इस्तेमाल नहीं होता, वो हमेशा डेड होगा, हमेशा ड्राई होगा और उसको तैयार करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो बहरहाल हुआ क्या कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो गुजरी इस सैंपल से। अच्छा, सैंपल से गुजरने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है जब बाहर निकल के ट्रांसमिट होंगे, ट्रांसमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे की तरफ आएंगे तो वो आगे ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरेंगे। नाम से जाहिर है कि ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा। ये पहला लेंस है जो इसकी एक इमेज क्रिएट करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अरेंज करके इसकी एक इमेज क्रिएट करेगा। अच्छा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर निकल के आए हैं तो वो इसकी वजह से एक छोटा सा इमेज, और वो इमेज शार्प होगा, क्लियर होगा और थोड़ा सा मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड का क्या मतलब है, अगर हम यहाँ स्क्रीन लगा दें तो स्क्रीन की वजह से वो हमें इमेज छोटा नज़र आएगा, और आपको पता है कि जब इमेज छोटा हो तो उसमें क्लियरिटी और उसमें शार्पनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, उस इमेज को जितना बड़ा करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो क्लियरिटी है, उसकी जो शार्पनेस है तो वो थोड़ी सी कम होती जाएगी। तो यहाँ अगर हम स्क्रीन लगा दें तो हमारे पास इमेज बनेगा तो सही, लेकिन वो हल्का सा मैग्नीफाइड होगा, लेकिन शार्प और क्लियर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब चीज़ छोटी हो तो फिर एक और प्रॉब्लम आता है कि वो फिर हमें सही तरह नज़र भी नहीं आ रही होती, इस वजह से हमें इसकी मैग्नीफिकेशन करनी है। अच्छा, जिस वक्त हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस से ये गुजर जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस की बेस पे एक ऑब्जेक्टिव अपर्चर मौजूद होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अपर्चर। अच्छा, इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्दर टाइप्स के लिहाज से इस्तेमाल की जा रही होती है। जो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया उसका जो प्रिंसिपल है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, वरना इसके अलावा और भी अपर्चर की टाइप्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ जो मैंने लिखा है उसका प्रिंसिपल क्या है, इस अपर्चर का काम क्या है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बीम इस सैंपल से गुजर रही थी तो दो पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो बीम सैंपल के जो एटम्स हैं, सैंपल की जो चीज़ें उनके साथ टकराए, ठीक है, और अपना रास्ता बदल ले, स्कैटर्ड हो जाए, ठीक हो गया। दूसरा यह है कि वो सैंपल में ऐसी जगह से गुजरे जहां कोई चीज़ नहीं। तो अब यहां दो किस्म की इलेक्ट्रॉन की बीम्स हो रही, कुछ टकरा के स्कैटर्ड हो रही हैं और कुछ सीधी गुजर रही हैं। अब हमारे पास ये जो अपर्चर होते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, कुछ सीधे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं इमेज बनाने के लिए और कुछ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं इमेज बनाने के लिए। बहरहाल दोनों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अपर्चर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस अपर्चर को इस्तेमाल किया जो उन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करेगा जो चीज़ों से टकरा रहे हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन चीज़ों से टकरा रहे हैं उनके पास इंफॉर्मेशन है कि हम किस चीज़ से टकराए, ठीक है। अगर बड़ी चीज़ से टकराए तो उसकी स्कैटरिंग डिफरेंट होगी, छोटी चीज़ से टकराए उसकी स्कैटरिंग क्या होगी। स्कैटर का मतलब किसी चीज़ का बिखरना, किसी चीज़ का फैलना, तो वो टकरा के फैल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ गिरे, अगर टकराए तो वो अगर चूरा चूरा हो रही है, फैल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग। तो ये अपर्चर क्या करते हैं, इस किस्म का होता है। जैसे मैं यहाँ एक ड्रा कर देता हूँ कि इसमें दरमियान में एक छोटा सा मेटेलिक पोर्शन लगा दिया जाता है। ये वो मेटेलिक पोर्शन है जो अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को रोक लेता है, लेकिन इसके साइडों पे जगह खाली होती है। तो जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस साइडों वाली जगह से गुजरते हैं। तो इसने क्या किया, ये सिर्फ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को गुजरने की इजाज़त देता है और इस तरह ये ब्राइटनेस को कम करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा क्योंकि हमारे पास कितनी स्क्रीन के अंदर ब्राइटनेस आएगी जब वो टकराता है, तो वो एक आप कह सकते हैं स्क्रीन के अंदर फ्लोरिसेंसी, चमक पैदा करते हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आके यहाँ टकराएंगे उतना ही वो चीज़ चमकेगी। और बाद दफ़ा क्या होता है कि अगर ब्राइटनेस किसी चीज़ की ज़्यादा कर दी जाए ना तो वो चीज़ मध्यम हो जाना शुरू हो जाती है। इस वजह से यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टकराएंगे
तो इनको कंट्रोल किया जाता है। इनको क्या, सारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लाया ही नहीं जाता। ये अगेन डिफरेंस आ जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करती हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, कुछ अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करती हैं इमेज को क्रिएट करने के लिए। बहरहाल दोनों कंडीशन में यहाँ एक इमेज बनेगी। और जाहिर बात है अगर ब्राइटनेस हम कम कर दें, इस केस में अगर हम ब्राइटनेस इसकी कम कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ को हमने रोक लिया है रास्ते में, तो हमारे पास इमेज की क्या आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव अपर्चर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा होता है जो ट्रांसमिशन के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। ये वाला जो लेंस है ना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको आप कह सकते हैं। अच्छा, ये एक और बात ध्यान में रखें, ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाई कैसे करता है, जो ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरती है वो इसको डेविएट करता है, यानी उसको फैलाता है। कंडेंसर उसको डाइवर्ज करता है, वो एक पॉइंट पे मिलाता है, कन्वर्ज करता है, सॉरी, एक पॉइंट पे मिला रहा होता है, उसको नैरो कर रहा होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो उसको थोड़ा सा फैला रहा होता है। तो इस वजह से इसकी जो इमेज है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं करता, ये फैलाता नहीं है कि बहुत बड़ी इमेज बन जाए। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव अपर्चर की समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद जो इंटरमीडिएट लेंस है हमारे पास, इसका काम इमेज बनाना है। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम, इसका काम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना है ताकि हमें यहाँ ज़्यादा ब्राइटनेस या ज़्यादा क्लैरिटी की इमेज मिले। दूसरी बात, ये इमेज के साइज को बढ़ाता नहीं है, उसकी रेजोल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं डालता। ठीक है। फिर हमारे पास आती है इंटरमीडिएट लेंस। इसके बारे में हमने क्या कहा, फोकस एंड मैग्निफिकेशन कंट्रोलर। क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेंस है, इसके बाद हमारा प्रोजेक्टिव लेंस आता है। प्रोजेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जो जिसके पास जब इमेज आएगी यहाँ, उसको उसने उतना मैग्नीफाई करना है जो हमारी रियल इमेज बन के हमारी स्क्रीन पे शो होगी। ठीक है, यानी आखिरी जो इमेज है वो इस प्रोजेक्टिव लेंस ने बनानी है, और इसने जो इमेज इंटरमीडिएट लेंस बना के देगा उसको मैग्नीफाई करना है और फाइनल इमेज क्रिएट करनी है। ये क्या करता है, आपने देखा होगा जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, यानी हमने एक तस्वीर देखनी, हम उसको जूम करके देख रहे होते हैं। अच्छा, ये नहीं कि हम जितना ज़्यादा जूम करते जाएंगे वो चीज़ उतनी ही क्लियर नज़र आती हो। हम क्या कर रहे होते हैं, हम जूम कर रहे होते हैं, एक पॉइंट पे आके ना हमें चीज़ वाज़े नज़र आ जाती है। ठीक है, बाद दफ़ा उससे कम करेंगे मैग्नीफिकेशन, वो फिर भी सही नहीं आती, उससे ज़्यादा करेंगे फिर भी सही नहीं आती। तो हम एक पॉइंट, मखसूस पॉइंट पे जाके रुकते हैं। ठीक है, अगर हम इस इंटरमीडिएट लेंस को निकाल दें तो हमारा जो ये कंट्रोल है, क्योंकि जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस ने बना के देनी है, अगर वही इमेज प्रोजेक्टिव लेंस तक आ जाए तो अब दो ही ऑप्शन होंगे कि वो जो इमेज बनेगी या तो वो हमें नज़र आएगी सही तरह या नहीं नज़र आएगी। ठीक है, अगर नहीं नज़र आएगी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हतमी इमेज बननी है। लेकिन इंटरमीडिएट लेंस ये एडजस्टेबल इस तरह के होते हैं कि ये यहाँ जो मैग्नीफिकेशन हो रही है इसको चेंज कर रहे होते हैं, ताकि जब प्रोजेक्टिव लेंस इमेज बनाए तो वो हमारे पास, देखो यहाँ सपोज करता हूँ कि एक इमेज है, उसका साइज है 10, और हमारे पास ये पहुँच गई प्रोजेक्टिव लेंस में, इसने उसको 1000 टाइम कर दिया। हो सकता है ये 1000 टाइम वाली जो चीज़ है वो हमें नज़र ना आए सही तरह, वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाए कि उसके पिक्सल फटना शुरू हो जाए, जैसे आमतौर पे हम तस्वीरों में देखते हैं, और वो सही तरह क्लियर नज़र ना आए। अब यहाँ दो ही ऑप्शन है कि 10 से 1000 गुना बननी है। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट लेंस है ये हो सकता है 10 को पहले 50 करें, ये 50 को हो सकता है 1000 तक लेके जाए। लेकिन अगर 1000 की इमेज सही नहीं बनी तो ये हो सकता है इस इमेज को 100 कर दें, 100 से आप कह सकते हैं ये 10,000 कर दें, हो सकता है इमेज क्लियर हो जाए। हो सकता है ज़्यादा बढ़ाने से इमेज फट रही है, तो ये हो सकता है 100 को 10 को 5 कर दें, और 5 करने के बाद 500 पे हो सकता है इमेज क्लियर होना। यानी इन शॉर्ट कि मैग्निफिकेशन कितनी होगी, इसको कंट्रोल, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको कम भी किया जा सकता है। तो हम प्रोजेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज के साइज को चेक कर रहे होते हैं, कभी हम इमेज को बढ़ा के ज़्यादा कभी कम कर रहे होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, ताकि हमारे पास जो एग्जैक्ट इमेज है जिससे हमें सही तरह क्लैरिटी नज़र आती है, तो वो इमेज हमारी हासिल हो। तो बहरहाल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ से मैग्नीफाई हुआ, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रोल हुए, इसने मज़ीद मैग्नीफाई किया,
लेकिन ये मैग्नीफिकेशन कितनी करेगी, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ फाइनल इमेज बन के और स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बना है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, यहाँ फोटोग्राफिक फिल्म भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर हम स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप कह सकते हैं वो लाइव इमेज होगा कि जो चीज़ हमने यहाँ देखी उसका, और अगर हम फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल करते हैं तो पहले वो इस पर इमेज क्रिएट होगा, फिर उस फिल्म को एक ख़ास लैब के अंदर डेवलप किया जाता है, बाद में वो इमेज हमें नज़र आता है, यानी उसको हम फिर बाद में देख सकते हैं। क्योंकि ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि इमेज कैसे हम देखेंगे, या तो वो स्क्रीन के ज़रिए से देखेंगे या फिर हम वो फोटोग्राफिक फिल्म के ज़रिए से देखेंगे। तो ओवरऑल ये हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या हुआ कि चीज़ चूँकि गुजरी है इस वजह से अंदर का स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। तो ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।